हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं आपका नया कार्यक्रम देश का आईना। इस कार्यक्रम में हम भारत के अंदर होने वाली घटनाओं और उसके पीछे की खबरों के बारे में आप तक बहुत कुछ पहुंचाएंगे, जिसे मैं समझता हूं आप सराहेंगे। अब से पहले हम नज़र दुनिया पर कार्यक्रम लाते रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार रहे हैं, और एक और कार्यक्रम हमने नाम दिया है जो इंटरव्यू के कार्यक्रम होंगे, उनका नाम होगा आपके रूबरू। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूं आज पहला कार्यक्रम देश का आईना। देश की इस वक्त कारोबारी हालत क्या है, बेरोजगारी किस हद तक है, व्यापारी कितना परेशान है, इसका आईना भारत की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन कैफ़े कॉफ़ी डे, जिसे सीसीडी के नाम से भी जाना जाता है, के मालिक वीजी सिद्धार्थ की आत्महत्या की खबर दिखा रही है। पॉलिटिकल लोग जितना चाहें इस पर ये कहकर पर्दा डालते रहें कि 50 खरब रुपए की अर्थव्यवस्था की नींव डाली जा रही है, लेकिन हकीकत तो वही है जो सिद्धार्थ ने अपने आखिरी नोट में लिखी है। अब से पहले बजाज ऑटो के मालिक ने भी देश की बिगड़ती कारोबारी स्थिति पर चिंता जताई थी, और बड़ी तादाद उन कारोबारियों की है जो सरकार के डर से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। पिछले दिनों मोटर कार बनाने वाली कंपनियों ने भी कमज़ोर बिक्री की वजह से अपने कर्मचारियों की तादाद कम करना शुरू कर दी है। सोमवार को लापता कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की डेड बॉडी बुधवार को बेंगलुरु के निकट मिली है। जिन कारणों से उन्होंने आत्महत्या की है उससे पर्दा उठाने के लिए उनके आत्महत्या से 3 दिन पहले लिखे पत्र से समझ आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने खुद को नाकाम एंटरप्रेन्योर होने का एक्सेप्ट किया है। सिद्धार्थ देश के पूर्व विदेश मंत्री, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और अब भारतीय जनता पार्टी नेता एस.एम. कृष्णा के दामाद थे। लापता होने के पहले सिद्धार्थ ने अपने आखिरी खत में कई समस्याओं का जिक्र किया था। इससे पहले सिद्धार्थ के कार ड्राइवर बसवराज पाटिल ने बेंगलुरु में एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था कि उनके मालिक नेत्रावती नदी पुल से लापता हो गए थे, जहां वे कार से उतरे थे और कुछ देर टहलना चाहते थे। ड्राइवर का कहना है कि उन्होंने नदी के पुल पर कार रुकवाई और कार से उतर गए। ड्राइवर ने बताया कि सिद्धार्थ ने उनसे पुल के दूसरे छोर पर इंतजार करने को कहा। लगभग 1 घंटे बाद भी वे नहीं लौटे तो ड्राइवर ने परिवार को इसकी सूचना दी। कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक सिद्धार्थ ने 18 मार्च को 10 रुपये की फेस वैल्यू पर 980 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शहर में सॉफ्टवेयर कंपनी माइंड ट्री लिमिटेड में अपने कुल 20% शेयर मुंबई की कंपनी लार्सन एंड टर्ब्रो को 3,300 करोड़ रुपए में बेच दिए थे। वे अपनी कंपनी पर चढ़े कर्ज को चुकाना चाह रहे थे। 3 दिन पहले लिखे खत में सिद्धार्थ ने अपनी परेशानियों का जिक्र किया है और कंपनी को हो रहे नुकसान और भारी कर्ज की बात की थी। इसके अलावा इनकम टैक्स के एक पूर्व डायरेक्टर जनरल के दबाव के बारे में भी बताया था। 27 जुलाई को लिखे गए इस खत में सिद्धार्थ ने कंपनी में सभी मुश्किलों का जिम्मेदार खुद को बताया था। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कैफ़े कॉफ़ी डे परिवार से कहा था कि 37 साल बाद भी वे अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद एक सही और फ़ायदे वाला बिजनेस मॉडल तैयार नहीं कर सके हैं। उनके ड्राइवर के जरिए यह भी बताया गया है कि वीजी सिद्धार्थ नदी के पुल पर गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे और फ़ोन पर किसी से बात करने लगे। उन्होंने आखिरी बार वीजी सिद्धार्थ को अपने फ़ोन के साथ देखा था और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने शायद आखिरी कॉल में कंपनी के सीनियर फाइनेंस जनरल मैनेजर और अपने बचपन के दोस्त जावेद परवेज से बात की हो। बाद में ड्राइवर ने कई बार वीजी सिद्धार्थ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। सीसीडी की पूरे भारत में लगभग 1,750 कैफ़े हैं जो स्टारबक्स से भी 10 गुना ज़्यादा हैं। इसके अलावा मलेशिया, नेपाल और मिस्र में भी सीसीडी के कैफ़े हैं। ये भारत का ऐसा बड़ा कारोबारी था जिसका दूसरे देशों में भी अपना कारोबार फैलाने की कोशिश थी। आमतौर पर विदेशी कंपनियां, खासतौर पे अमेरिकी कंपनियां हमारे देश में पैर जमा रही हैं, जिनमें मैकडोनल्ड, केएफसी और बहुत से इसी तरह के रेस्टोरेंट
की चेन मौजूद है। ऐसी रिपोर्टें हैं कि पिछले 2 साल में लगातार बढ़ते कंपटीशन की वजह से सीसीडी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। कंपनी ने कई जगहों पर अपने छोटे आउटलेट बंद भी कर दिए थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ सीसीडी को कोका कोला कंपनी को बेचने पर विचार कर रहे थे। हालांकि ये कंफर्म नहीं हो सका है। सिद्धार्थ ने 3 साल पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि बिजनेसमैन रिटायर नहीं होते बल्कि वो मरते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने 3 साल पहले जब ये बात कही थी तो उन्हें एहसास नहीं रहा होगा कि उनकी मौत निराशा के अंधेरे में होगी, या वो ऐसे कारोबारी हैं जो खुद को ही ख़त्म कर लेंगे। सिद्धार्थ ने ग्रेजुएशन के दिनों में ही कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल पढ़ ली थी। इसे पढ़ने के बाद वो कार्ल मार्क्स से काफ़ी प्रभावित हुए थे। हालांकि बाद में उन्हें रूस की कम्युनिस्ट पार्टियों से निराशा हुई और इस विचारधारा से मोह भंग हो गया। नौजवान सिद्धार्थ में एक किस्म की बेचैनी थी और वो कम्युनिस्ट विचारधारा से आगे निकलकर 1996 में कॉफ़ी के ज़रिए पूंजीवादी व्यवस्था में घुसे। वो कॉफ़ी की प्याली में तूफान लाना चाहते थे। 1985 में सिद्धार्थ ने कॉफ़ी की फसल को ख़रीदना शुरू कर दिया था। बाद में ये कारोबार 3000 एकड़ में फैल गया। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीडी पर 2000 करोड़ रुपए का कर्ज सवालों के घेरे में था। जनवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माइंड ट्री के 20 लाख शेयर को अटैच भी कर लिया था। इसके साथ ही सितंबर 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिद्धार्थ के कई ठिकानों पर छापा भी मारा था। हालांकि इनकम टैक्स विभाग ने दावा किया है कि उसने किसी को परेशान नहीं किया और उन्होंने अपने कानूनों का पालन किया है। आउटलुक को दिए एक इंटरव्यू से ये बात सामने आई थी कि सिद्धार्थ सेना में जाना चाहते थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास नहीं कर पाया तो बहुत दुख हुआ था। एनसीसी के बाद मैं निश्चिंत था कि सेना में जाना है, मैं देश के लिए लड़ना चाहता था। ये बात सिद्धार्थ ने कही थी। इस इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने यह भी कहा था कि मैं रॉबिन हुड बनना चाहता था, अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटना चाहता था। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि भारत वाकई बहुत गरीब देश है, यहाँ लूटने के लिए है ही क्या। अच्छा होगा कि हम पहले पैसे बनाएं और ये बिजनेस से ही होगा। जब मैंने पिता से कहा कि मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं तो उन्होंने फौरन कहा, तुम मूर्ख हो, यानी तुम बेवकूफ़ हो। जो तुम जी रहे हो वो खराब जीवन नहीं है। आप ये समझे कि एक बड़ी तादाद ऐसे कारोबारियों की है जिन्होंने देश को चूना लगाकर विदेशों में पनाह ली है, जबकि दूसरी तरफ सिद्धार्थ जैसे लोग हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं। वे रोज़गार भी दे रहे हैं। तकरीबन 1700 कैफ़े कॉफ़ी डे आउटलेट्स में कितने लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार से लगे हैं। अगर देश की तरक्की में लगे लोगों के दिल की हालत सरकार जानने की कोशिश करे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उसूल पर सही मायनों में काम किया जाए तो देश की हालत में जरूर सुधार आएगा। अगर कारोबारी लोगों ने देश के किसानों की तरह खुदकुशी करने को समस्या का हल समझ लिया तो देश का क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा सबक है पूरे देश के लिए कि एक इतना बड़ा कारोबारी जिसने पूरे देश में, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी चेन फैलाने का सिलसिला शुरू किया था और 1700 से ज़्यादा आउटलेट्स पूरे देश भर में चला रहा था, उसको आखिर खुदकुशी करके इस तमाम परेशानियों से अपने आप को आज़ाद करना पड़ा। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको नई तब्दीलियों में कोई कमी नज़र आ रही हो तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। मैं कमेंट्स के जवाब नहीं लिख पाता लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, इसलिए आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखते रहें ताकि हम सुधार कर सकें। इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।